अगर आप खुद को मिडिल क्लास मानते हैं तो हो सकता है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या कम कमाई नहीं है। हो सकता है आपकी सबसे बड़ी समस्या वही रास्ता हो जिस पर चलने के लिए आपको बचपन से तैयार किया गया। स्कूल ने कहा अच्छी पढ़ाई करो, कॉलेज ने कहा अच्छी नौकरी लो, समाज ने कहा घर खरीदो, बैंक ने कहा ईएमआई भरो, और धीरे धीरे आपने मान लिया कि यही फाइनेंशियल सक्सेस है। लेकिन अगर यही रास्ता सही होता तो दुनिया में करोड़ों मिडिल क्लास परिवार दशकों की मेहनत के बाद भी वेल्थ नहीं बना पाए। और क्यों दुनिया के सबसे अमीर लोग अक्सर वही नियम नहीं मानते जो मिडिल क्लास को सिखाए जाते हैं? आज का सवाल यही है, क्या मिडिल क्लास गरीब है? नहीं। क्या मिडिल क्लास आलसी है? बिल्कुल नहीं। फिर भी मिडिल क्लास कभी अमीर क्यों नहीं बन पाती? इस सवाल का जवाब इनकम में नहीं बल्कि सिस्टम में छिपा है। और इस वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप पैसा कमाने का नहीं बल्कि पैसे को देखने का तरीका है। साल 2024 में ओईसीडी और वर्ल्ड बैंक की कई रिपोर्टों ने एक बात पर जोर दिया। दुनिया के कई देशों में मिडिल क्लास की इनकम बढ़ी है, लेकिन उसी अनुपात में हाउसिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन और लिविंग कॉस्ट उससे भी तेज बढ़े हैं। मतलब लोग पहले से ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन उनके पास बच रहा है पहले से कम। यहीं से शुरू होता है पहला फाइनेंशियल ट्रैप। इनकम बढ़ने का मतलब वेल्थ बढ़ना नहीं होता। दो लोग हर महीने समान सैलरी कमा सकते हैं, लेकिन उनमें से एक धीरे धीरे अमीर बन सकता है और दूसरा पूरी जिंदगी सैलरी पर निर्भर रह सकता है। सवाल है, ऐसा क्यों? इसका पहला जवाब मिलता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में। साइकोलॉजी टुडे और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की कई स्टडीज बताती हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, इंसान की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं। पहले बाइक, फिर कार, फिर बड़ी कार, फिर बड़ा घर, फिर प्रीमियम स्कूल, फिर इंटरनेशनल वेकेशन। हर नई इनकम के साथ नए एक्सपेंसेस जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। यही कारण है कि कई हाई सैलरी प्रोफेशनल्स भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं। इनकम बढ़ती है, लेकिन फ्रीडम नहीं बढ़ती। अब एक रियल एग्जांपल देखते हैं। मैकिन्सी और कई हाउसिंग रिपोर्ट्स वर्षों से यह दिखाती रही हैं कि बड़े शहरों में हाउस प्राइसेस और हाउसहोल्ड इनकम की ग्रोथ बराबर नहीं चली। कई जगह प्रॉपर्टी की कीमतें इनकम से कहीं तेज बढ़ीं। इसका मतलब क्या हुआ? मिडिल क्लास ने घर खरीदने के लिए पहले से बड़े लोन लेने शुरू किए। घर असेट है या लायबिलिटी? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। अगर वही घर कैश फ्लो नहीं बना रहा और अगले 20 से 30 साल तक आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा ईएमआई में जा रहा है, तो वह आपकी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को कम करता है। यही वजह है कि कई फाइनेंशियल ऑथर्स होम ओनरशिप और वेल्थ क्रिएशन को अलग अलग कॉन्सेप्ट्स मानते हैं। मिडिल क्लास अक्सर दोनों को एक ही समझ लेती है। अब एक कंपनी एग्जाम्पल, जनरल मोटर्स। 20वीं सदी में यह दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज में थी। कर्मचारियों को अच्छी सैलरी मिलती थी, स्टेबल जॉब्स थीं। लेकिन जब कंपटीशन बढ़ा और कॉस्ट स्ट्रक्चर भारी हो गया, तब हजारों जॉब्स प्रभावित हुईं। लेसन क्या है? हाई सैलरी हमेशा हाई सिक्योरिटी नहीं होती। अगर आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ सैलरी पर टिकी है, तो आपका रिस्क भी वहीं केंद्रित है। अब एक सवाल, अगर जॉब इतनी जरूरी है तो बिलियनर्स जॉब्स क्यों नहीं करते? उत्तर यह नहीं कि जॉब गलत है। उत्तर यह है कि वेल्थ और इनकम अलग चीजें हैं। इनकम वह है जो आप कमाते हैं। वेल्थ वह है जो आपके लिए बिना काम किए भी वैल्यू क्रिएट करती रहती है। यही फर्क वॉरेन बफेट बार बार अपने शेयर होल्डर लेटर्स में समझाते हैं। बफेट की अधिकांश वेल्थ सैलरी से नहीं बनी, वह बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट्स की कंपाउंडिंग से बनी। जेफ बेजोस, अमेजन शुरू होने के कई सालों तक बेजोस ने अपनी पर्सनल इनकम को वेल्थ का मुख्य स्रोत नहीं बनाया। अमेजन का वैल्यू क्रिएशन ही उनकी वेल्थ का आधार बना। उनकी नेट वर्थ सैलरी से नहीं, ओनरशिप से बढ़ी। ओनरशिप, यही शब्द मिडिल क्लास और वेल्थ क्रिएशन के बीच सबसे बड़ा अंतर बना है। मिडिल क्लास इनकम ओन करती है, वेल्थी क्लास असेट्स ओन करती है। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलतफहमी भी है। बहुत लोग सोचते हैं कि एसेट मतलब सिर्फ रियल एस्टेट। असल में एसेट कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो भविष्य में इनकम या वैल्यू जनरेट करे। बिजनेस, इक्विटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रॉयल्टी, टेक्नोलॉजी, डिविडेंड देने वाले इन्वेस्टमेंट्स। यही कारण है कि दुनिया के कई बिलियनियर्स की वेल्थ बिजनेसेस और इक्विटी ओनरशिप से जुड़ी होती है। 1971, जब अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड को समाप्त किया, इसके बाद दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं फिएट करेंसी सिस्टम की ओर बढ़ीं। धीरे धीरे इन्फ्लेशन आधुनिक इकोनॉमी का सामान्य हिस्सा बन गया। इसका सीधा मतलब था कि अगर आपका पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है, तो समय के साथ उसकी परचेजिंग पावर घट सकती है।
यही कारण है कि केवल सेविंग करना वेल्थ स्ट्रैटेजी नहीं माना जाता। इन्वेस्टिंग की आवश्यकता यहीं से महत्वपूर्ण हो जाती है। अब साइकोलॉजी की बात करते हैं। 1979 में साइकोलॉजिस्ट डेनियल कानमेन और आमोस त्वस्की ने प्रॉस्पेक्ट थ्योरी प्रस्तुत की। उन्होंने दिखाया कि लोग लॉस के डर से अक्सर गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। इसे लॉस एवर्सन कहा जाता है। मिडिल क्लास इन्वेस्टर मार्केट गिरने पर घबरा जाता है। वह लॉस से बचने के लिए जल्दी बेच देता है, जबकि कई एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स इसी समय लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देखते हैं। यानी कई बार समस्या मार्केट नहीं होती, प्रॉब्लम ह्यूमन ब्रेन होता है। अब एक फेल्ड केस स्टडी। कोडक कोडक के इंजीनियर्स ने शुरुआती डिजिटल कैमरा टेक्नोलॉजी विकसित की थी, फिर भी कंपनी ने उसे पूरी तरह अपनाने में देर कर दी। क्यों? क्योंकि उसे अपने पुराने बिजनेस मॉडल पर भरोसा था। परिणाम, दुनिया बदल गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन कंपनी नहीं बदली। बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन तक की स्थिति आ गई। ये सिर्फ कंपनी की कहानी नहीं है, यह फाइनेंशियल बिहेवियर की भी कहानी है। जो व्यक्ति बदलती इकोनॉमी में नए स्किल्स नहीं सीखता, उसका फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ता जाता है। नोकिया एक समय मोबाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम, लेकिन स्मार्टफोन रेवोल्यूशन को समय पर नहीं समझ सकी। मार्केट लीडरशिप धीरे धीरे खत्म हो गई। इसका मिडिल क्लास से क्या संबंध? अगर आपकी स्किल्स भी 10 साल पुरानी है और मार्केट बदल चुका है, तो सिर्फ मेहनत आपकी इनकम नहीं बचा सकती। आज नॉलेज भी डिप्रिशिएट होता है, स्किल्स भी डिप्रिशिएट होती हैं, और यही कारण है कि लर्निंग आज एक्सपेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट है। अब एक रिसर्च, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दोनों लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि भविष्य की इकोनॉमी में एडेप्टेबिलिटी, डिजिटल स्किल्स और कंटिन्यूस लर्निंग सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनती जा रही हैं। अब सवाल बदल जाता है, क्या मिडिल क्लास इसलिए पीछे रह जाती है क्योंकि वह कम मेहनत करती है, या इसलिए क्योंकि वह गलत जगह मेहनत करती है? यहीं से इस फाइनेंशियल ट्रैप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि अगला ट्रैप पैसे का नहीं, सोच का है। और यही वह जगह है जहां मिडिल क्लास और वेल्थ बिल्डर्स के रास्ते पूरी तरह अलग हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या कम सैलरी है, तो अब तक की रिसर्च कुछ और कहती है। असल सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, असल सवाल यह है कि आपकी इनकम किस दिशा में जा रही है। यहीं से शुरू होता है तीसरा फाइनेंशियल ट्रैप, कंजम्पशन ट्रैप। वर्ल्ड बैंक, ओईसीडी और मैकिन्जी की कई रिपोर्टें दिखाती हैं कि जैसे जैसे देशों में इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे कंज्यूमर स्पेंडिंग भी तेजी से बढ़ती है। ये सुनने में सामान्य लगता है, लेकिन इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक खेल चलता है। हम जरूरत के लिए कम और तुलना के लिए ज्यादा खर्च करते हैं। इसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में सोशल कंपैरिजन कहा जाता है। आपको नई कार इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि वह बेहतर है, कई बार इसलिए लगती है क्योंकि पड़ोसी ने भी नई कार खरीदी है। आप बड़ा घर इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उसकी ज़रूरत है, कई बार इसलिए क्योंकि समाज उसे सफलता का प्रमाण मानता है। यही तुलना धीरे धीरे फाइनेंशियल प्रेशर में बदल जाती है। मिडिल क्लास अक्सर अपनी इनकम बढ़ने से पहले अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा लेती है, और वेल्थ बनने से पहले स्टेटस खरीद लेती है। अब एक रियल एग्जाम्पल, एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। एप्पल शानदार प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन एप्पल की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, उसकी सबसे बड़ी ताकत कंज्यूमर साइकोलॉजी है। प्रीमियम ब्रांडिंग, स्केर्सिटी, स्टेटस सिंबल, बिहेवियरल डिजाइन। यही कारण है कि कई लोग नया फोन तब भी खरीदते हैं जब पुराना बिल्कुल ठीक चल रहा होता है। यह एप्पल की गलती नहीं है, यह मार्केटिंग की ताकत है, और मार्केटिंग का उद्देश्य आपको खर्च करवाना है, जबकि इन्वेस्टिंग का उद्देश्य आपका पैसा बढ़ाना है। मिडिल क्लास अक्सर मार्केटिंग को समझे बिना कंजम्पशन बढ़ाती रहती है। अब चौथा फाइनेंशियल ट्रैप, टाइम फॉर मनी। मान लीजिए आपकी सैलरी दोगुनी हो गई, क्या इसका मतलब आपकी वेल्थ भी दोगुनी हो जाएगी? जरूरी नहीं, क्योंकि अगर आपकी इनकम पूरी तरह आपके काम करने के घंटों पर निर्भर है, तो आपकी कमाई की एक सीमा तय है। यही कारण है कि दुनिया के कई सफल एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स बार बार ओनरशिप की बात करते हैं। एलोन मस्क की वेल्थ सैलरी से नहीं बनी, बर्नार्ड अर्नोट की वेल्थ सैलरी से नहीं बनी, मुकेश अंबानी की वेल्थ भी मासिक वेतन से नहीं बनी। इनकी वेल्थ का बड़ा हिस्सा ओनरशिप, इक्विटी और बिजनेस वैल्यू से जुड़ा है। यह जॉब के खिलाफ तर्क नहीं है, यह वेल्थ क्रिएशन का सिद्धांत है। इनकम आपको चलाती है, ओनरशिप वेल्थ बनाती है। अब एक हिस्टोरिकल इवेंट, 1990 के दशक के बाद इंटरनेट इकोनॉमी शुरू हुई। गूगल, अमेजॉन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट का नया विस्तार, नेविडिया का उदय। इन कंपनियों ने सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बनाए,
इन कंपनियों ने वेल्थ क्रिएशन का नया मॉडल बनाया। हजारों एम्प्लॉयज ने भी वेल्थ बनाई, लेकिन सबसे अधिक वेल्थ किसने बनाई? फाउंडर्स और शुरुआती शेयर होल्डर्स ने। क्यों? क्योंकि उनके पास ओनरशिप थी। यही कारण है कि इक्विटी दुनिया के सबसे शक्तिशाली वेल्थ क्रिएशन टूल्स में से एक मानी जाती है। अब साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट। 1960 के दशक में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में वॉल्टर मिशेल का प्रसिद्ध मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट हुआ। बच्चों को एक मार्शमैलो दिया गया। अगर वे कुछ देर इंतजार करते तो उन्हें दूसरा मार्शमैलो भी मिलता। बाद के वर्षों में रिसर्चर्स ने पाया कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन की क्षमता जीवन के कई क्षेत्रों में बेहतर परिणामों से जुड़ी थी। हालांकि बाद के शोधों ने यह भी स्पष्ट किया कि पारिवारिक वातावरण और सामाजिक परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फाइनेंस में भी यही सिद्धांत लागू होता है। तुरंत मिलने वाली खुशी अक्सर भविष्य की वेल्थ को कम कर देती है। हर बार नया गैजेट खरीदना आसान है, लेकिन वही पैसा वर्षों तक इन्वेस्ट करना मुश्किल है। यही कठिन निर्णय लंबे समय में बड़ा अंतर पैदा करते हैं। नेटफ्लिक्स। 1990 के दशक के अंत में नेटफ्लिक्स डीवीडी भेजती थी। जब स्ट्रीमिंग का समय आया तो कंपनी ने खुद अपना बिजनेस मॉडल बदल दिया। यह जोखिम था, लेकिन यही बदलाव उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। अब इसे पर्सनल फाइनेंस से जोड़िए। जो व्यक्ति समय के साथ अपनी स्किल्स, इनकम सोर्सेज और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं बदलता, वह भी उसी खतरे का सामना करता है जिसका सामना पुरानी कंपनियां करती हैं। दुनिया बदल रही है। अगर आपकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी नहीं बदल रही तो रिस्क बढ़ रहा है। अब सबसे बड़ा मिथ, ज्यादा सैलरी मतलब अमीर। फोर्ब्स, ब्लूमबर्ग और कई वेल्थ स्टडीज बार बार दिखाती हैं कि हाई इनकम और हाई नेटवर्थ एक ही बात नहीं है। कई प्रोफेशनल्स करोड़ों कमाते हैं, लेकिन उनकी नेटवर्थ उतनी प्रभावशाली नहीं होती क्योंकि उनके एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज और डेट भी बहुत बड़े होते हैं। दूसरी तरफ कई बिजनेस ओनर्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की नियमित इनकम बहुत बड़ी नहीं दिखती, लेकिन उनकी एसेट्स लगातार वैल्यू क्रिएट करती रहती हैं। यही अंतर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का है। मिडिल क्लास अक्सर इनकम देखती है, वेल्थी लोग बैलेंस शीट देखते हैं। वॉरेन बफेट ने दशकों तक कंपाउंडिंग को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। उन्होंने बार बार कहा कि समय निवेशक का सबसे बड़ा साथी हो सकता है। उनकी वेल्थ का बड़ा हिस्सा जीवन के बाद के वर्षों में बना क्योंकि कंपाउंडिंग को पर्याप्त समय मिला। यह कोई जादू नहीं था, यह अनुशासन, धैर्य और लंबे समय तक ओनरशिप बनाए रखने का परिणाम था। माइक्रोसॉफ्ट के शुरुआती एम्प्लॉयज में से कई लोग करोड़पति बने। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ सैलरी नहीं मिली, उन्हें कंपनी इक्विटी भी मिली। यही कारण है कि कई आधुनिक टेक्नोलॉजी कंपनीज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस देती हैं। उद्देश्य सिर्फ सैलरी देना नहीं होता, ओनरशिप बनाता है। मिडिल क्लास ट्रैप का नाम मिडिल क्लास नहीं है, उसका नाम है फाइनेंशियल इनर्शिया, यानी वही फाइनेंशियल डिसीजंस बार बार दोहराना जबकि दुनिया बदल चुकी हो। अगर आपकी पूरी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी सिर्फ इन 5 बातों तक सीमित है: अच्छी नौकरी, हर साल सैलरी इंक्रीज, बड़ा होम लोन, ज्यादा कंजम्पशन और रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम की उम्मीद, तो संभव है कि आप उसी रास्ते पर चल रहे हों जिसे करोड़ों लोग पहले भी चल चुके हैं और वही परिणाम भी पा चुके हैं। तो इससे निकलने का प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क क्या है? पहला, इनकम बढ़ाने के साथ स्किल्स भी बढ़ाइए। दूसरा, सिर्फ सेविंग नहीं, सोच समझकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सीखिए। तीसरा, जहां संभव हो ओनरशिप पर ध्यान दीजिए। ये बिजनेस, इक्विटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या अन्य वैध इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स के रूप में हो सकती है। चौथा, लाइफस्टाइल अपग्रेड से पहले फाइनेंशियल बेस मजबूत कीजिए। पांचवा, हर फाइनेंशियल डिसीजन से पहले एक सवाल पूछिए: क्या ये मेरे स्टेटस को बढ़ाएगा या मेरी वेल्थ को? कई बार यही एक सवाल लाखों का अंतर पैदा करता है। अंत में एक बात कहना चाहता हूं, मिडिल क्लास होना कोई समस्या नहीं है। दुनिया की अधिकांश आबादी मिडिल क्लास है। समस्या तब शुरू होती है जब हम ये मान लेते हैं कि सिर्फ कड़ी मेहनत अपने आप वेल्थ बना देगी। रिसर्च कुछ और कहती है। वेल्थ सिर्फ मेहनत का परिणाम नहीं होती। वेल्थ सही डिसीजंस, ओनरशिप, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, कंटिन्यूअस लर्निंग और समय का संयुक्त परिणाम होती है। यह कारण है कि कुछ लोग समान इनकम से भी वेल्थ बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी सैलरी बढ़ने का इंतजार करते रहते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी फाइनेंशियल डिसीजंस को नए नज़रिए से देखने पर मजबूर किया है, तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो मानते हैं कि सिर्फ इनकम बढ़ाना ही फाइनेंशियल सक्सेस है। और अगले वीडियो में हम एक ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम की बात करेंगे जिस समझने के बाद आपको एहसास होगा कि अमीर लोग टैक्स, डेट और एसेट्स को मिडिल क्लास से बिल्कुल अलग तरीके से क्यों देखते हैं।
क्योंकि कई बार खेल पैसे का नहीं होता। खेल उन नियमों का होता है जिन्हें ज़्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते।